तो हेलो, अब हम आपका चैप्टर 4 लेसन 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ये यूनिट 2 हमारी स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपको पहले बता दूं, मैं तभी अपलोड करूंगा वीडियोस क्योंकि इसकी वीडियो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मेरे को अगर व्यूज़ के हिसाब से लाइक्स मिलेंगे, नहीं तो मैं भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि मैंने देखा बच्चों के डीएम आ रहे थे, इसलिए मैं आपके लिए चैनल स्टार्ट करा रहा हूँ। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। Introduction. In this lesson, Basic of Research Design, you will explore how psychologists carefully plan their study to ensure both scientific accuracy and ethical integrity. इसमें हम ethical integrity भी पढ़ेंगे और हम scientific accuracy दोनों चीज़ों को जोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। Research design serves as roadmap of entire research process, guiding every step from selecting participant to analyzing result. एक एक स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है और उनका रिजल्ट को एनालाइज करना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही इसमें लिखा है, यू विल लर्न हाउ अ वेल स्ट्रक्चर्ड डिजाइन हेल्प मिनिमाइज एरर्स सच एज सैम्पलिंग बायसेस, असाइनमेंट एरर्स एंड पर्सनल प्रेजुडिस दैट could otherwise distort findings। मतलब इस चीज़ों को वेल स्ट्रक्चर रखना, डिज़ाइन में हेल्प करना, सारी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जो हम चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन? रिसर्च डिज़ाइन इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। ये एक क्रूशियल एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल रिसर्च का। एज द स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन स्टडी डिटरमाइंस द वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द आउटकम्स। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक अपनी साइकोलॉजिकल रिसर्च का, कि आपका डिज़ाइन कैसा है, क्योंकि ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मतलब ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इफ़ नॉट चूजन थॉटफुली अ फ्लॉड डिज़ाइन कैन लीड टू इनएक्यूरेट फाइंडिंग्स। अगर सही से नहीं गएगा तो इनएक्यूरेट मतलब गड़बड़ आ सकती है इसके अंदर। रेजिंग कंसर्न्स अबाउट वैलिडिटी ऑफ इंटायर स्टडी, मतलब पूरी स्टडी आपकी खराब सकती है और इस पर अनरिलायबल है ये स्टडी, मतलब अच्छी नहीं है, इस पर सवाल उठ सकते हैं, ठीक है। It includes crucial decisions such as identifying the independent variables and their levels। सारी चीज़ों उसमें अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखे जाते हैं, उनके वेरिएबल मैनिपुलेशन कैसे डन करी जाएगी, ये मतलब यही बता रहे हैं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी भी यही आपको यही लिखना है कि ये बहुत क्रूशल पार्ट है साइकोलॉजिकल रिसर्च का। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन इज ट्रूली द बैकबोन ऑफ एनी साइंटिफिक स्टडी। एवरीथिंग फ्रॉम द एक्यूरेसी ऑफ योर रिजल्ट to how confidently you can generalize them depends on how thoughtfully you research is design। जो रिसर्च डिज़ाइन है वो बैकबोन है, मतलब मेन पार्ट है साइंटिफिक स्टडी का। एवरीथिंग फ्रॉम द एक्यूरेसी ऑफ योर रिजल्ट्स, ये आपकी एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स को बढ़ाता है। और यू कैन जनरलाइज देम डिपेंड ऑन हाउ थॉटफुली योर रिसर्च इज डिजाइन। ये आपको दिखाता है कि आपने कितने पेशेंस के साथ और अच्छे से अपनी स्टडी को करा है। One of the major technical objective of any good research design is to minimize error, variance, random variations caused by uncontrolled factor, जो आपके errors को कम कर दे, while maximizing experimental variance, और आपकी जो एरर्स हैं उसको मिनिमाइज करे और एक्सपेरिमेंटल वेरिएंसेस को बढ़ाए। रिसर्च डिजाइन ऑल्सो एक्ट्स एज अ कंप्लीट रोडमैप। इट गाइड्स द रिसर्चर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द वेरी एंड ऑफ द स्टडीज। यह हमें दिखाता है कि रिसर्चर ने किस हिसाब से अपनी स्टडी करी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। Moreover, the research design sets the boundaries and structure of entire research activity। ये boundaries बनाता है और पूरा structure create करता है research activity का। It ensures proper and timely utilization of resources, time, मतलब कैसे utilize करा गया time को, money को, participants को, efforts को। मतलब इसके बिना ये एक structure सा है, design है आपकी पूरी उसका, इसके बिना आपकी study बेकार जाएगी कि आपने कोई भी चीज़ रिसर्च करी हो, ठीक है। अभी तक आपको इतना ही पढ़ाया, अभी कुछ आपको बेसिक नहीं पढ़ाया, बस आपको बताया रिसर्च डिज़ाइन क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे एरर नहीं होते, ये सब बताया। क्राइटेरिया फॉर गुड रिसर्च डिज़ाइन, ये भी हमने पढ़ा है अभी कि अच्छे उसके अंदर टूल्स हो, सब कुछ अच्छा हो। सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन इज़ नॉट अ मैकेनिकल टास्क, कि आपका मतलब मैकेनिकल टास्क नहीं है, इट इज़ अ स्किल दैट रिसर्चर्स स्पेशली दोज ऑफ यू स्टार्टिंग आउट नीड टू बिल्ड। मतलब जो लोग रिसर्चिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैकेनिकल कोई टास्क नहीं है, ये स्किल एक टास्क है। जो लोग अभी स्टार्ट भी कर रहे हैं रिसर्चिंग करना, उनको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए और अवेयरनेस और प्रैक्टिस भी चाहिए। टू ऑफन नोवाइस रिसर्चर्स फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ चूजिंग अ डिज़ाइन बेस्ड ऑन कन्वीनियंस। मतलब वो अपने कभी कभी जो ये रिसर्चर है कन्वीनियंस के हिसाब से जो अपना डिज़ाइन चूज कर लेते हैं। मे बी द सैम्पल इज ईजी टू एक्सेस, उसका सैम्पल ईजी से एक्सेस हो जाता है, और द टूल्स आर चीप और परहैप्स दे आर सिंपली फैमिलियर विद पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टेक्निक। मतलब ये कभी कभी ये कन्वीनियंट होते हैं चीप प्रोडक्ट्स, वो जो उससे पहले मतलब उससे पहले फेमिलियर होते हैं
उसी डिज़ाइन से उसको यूज़ कर लेते हैं। वाइल दिस कंसिडरेशन में सीम प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल माना जा सकता है, दे कैन सीवियरली कॉम्प्रोमाइज द इंटीग्रिटी ऑफ योर रिसर्च, ये आपके लिए कन्वीनियंट हो सकते हैं पर ये रिसर्च को ख़राब कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अब हम इसकी जो बाकी रिसर्च है, इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिटिकली इवेल्युएट द डिज़ाइन अगेंस्ट थॉटफुल क्राइटेरिया, ये हमारे क्राइटेरिया हैं, ये मैं आपको सारे पढ़ाता हूँ। अलाइनमेंट विद रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, इसका मीनिंग है हाइपोथेसिस का मतलब मैंने आपको बताया, जो हम हमारा जो हमारे को पहले से नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है लिटिल बिट, जो हम पहले से थॉट बना लेते हैं, प्रेजुडिस बना लेते हैं, वो हमारा हाइपोथेसिस होता है। द फर्स्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल क्राइटेरियन इज दैट द रिसर्च डिज़ाइन मस्ट अलाइन विद द रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। सबसे फर्स्ट इसका क्राइटेरिया यही है कि जो रिसर्च जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस से रिलेट करना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत हमारे को प्री नॉलेज होनी चाहिए। दैट मीन्स यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, ठीक है, यही मैंने बताया। विल दिस डिज़ाइन ट्रूली हेल्प मी आंसर द क्वेश्चन आई हैव पोस्टेड, कैन इट बी टेस्टेड, मतलब आपका प्री नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कुछ होना चाहिए, मतलब आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए उस चीज़ को लेके। सेकंड, क्लैरिटी ऑन मेथोडोलॉजिकल होता है द मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, clarity on methodological approach. Another critical aspect of a good research design is the methodology. It prescribes whether qualitative, quantitative or mixed methods. हमारा का हम मेथड चूज करने हैं कि हमारा एक क्वालिटेटिव रिसर्च होनी है, इस पे क्वांटिटेटिव रिसर्च हो रही है, मैंने सारा प्रीवियस वीडियो में बताया। दिस चॉइस शुड बी ड्रिवन इंटायरली बाय द नेचर ऑफ वेरिएबल्स यू आर स्टडिंग, ये कम्प्लीटली आपकी जिस चीज़ पे हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे अगर हम स्टडी करें कि योगा पे, तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे, और हम करेंगे कि जैसे योगा एक बंदे इंसान की माइंड को कैसे इफेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ को, तो ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च में आ गया। ये हमारे को उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लेनी है, यही इसमें बताया, ठीक है। कैपेसिटी टू कंट्रोल एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स, एन एक्सीलेंट डिज़ाइन ऑल्सो हेल्प्स यू टू कंट्रोल फॉर एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स, ये जो आपका एक्सीलेंट डिज़ाइन होगा वो आपका एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दोज अनइनवाइटेड फैक्टर्स दैट सीक इनटू रिसर्च एंड इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल अलॉन्गसाइड योर डिपेंडेंट वन, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे स्टडी के बीच में आ जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई हम स्टडी कर रहे हैं, कोई नई चीज़ें आ सकती है, तो उनको कंट्रोल करना आना चाहिए उन वेरिएबल्स को, उसके लिए आपको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ से लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग वेदर अ न्यू स्टडी टेक्निक improves test scores, factor like students prior knowledge, intelligence के मैंने आपको बताया, और even sleep on test day could influence results, मतलब आपको उसके बारे में जो वेरिएबल्स है उनको थोड़ा ठीक से करना है, उसके बारे में प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। Ensuring generalizability of findings, generalizability refers to the extent to which the results of research study can be applied or extend to settings, people, times or situation beyond those directly studied. In simpler terms, it answers this key question: can the conclusion drawn from the sample be validly applied to larger population? क्या ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए है कि ये क्वांटिटेटिव है या फिर क्वालिटेटिव है? अ स्टडी में बी ब्यूटिफुली डिजाइंड बट इफ इट्स फाइंडिंग्स only apply to the limited group tested cannot be extended to others, then its practical impact remains very narrow. अगर वो कम बंदों के लिए, फिर तो वो कम ही लोगों के लिए, तो फिर वो ज़्यादा नेशन को, मतलब ज़्यादा वर्ल्ड को तो एड्रेस कर नहीं सकती, वो हमारी स्टडी ज़्यादा किसी काम की तो नहीं रह गई वो, ठीक है। उसमें यही बताया गया। Ethical safeguards for participants. No research design, no matter how scientifically brilliant, it is truly complete without a deep and thoughtful ethical फ्रेमवर्क। ये मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में यही दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन साइकोलॉजी वेयर वी ऑफन वर्क डायरेक्टली विद ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि साइकोलॉजी है तो ह्यूमन की स्टडी को पढ़ना ही साइकोलॉजी होता है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स नॉन नेगोशिएबल, मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक रिसर्चर की, जो ह्यूमन्स पे स्टडी हो रही है उनकी एथिकल सेफगार्ड होना चाहिए। अ गुड रिसर्च डिजाइन शील्ड्स द राइट्स, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वेल बींग ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन्वॉल्व, मतलब वही इसमें बताया कि उसका सेफ गार्ड होना चाहिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके राइट्स, ये नहीं आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये स्टडी के लिए। अगर आप बोलते स्टडी के लिए मैंने ऐसे करा, उनके साथ आप कुछ भी कर दें। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ आ रिसर्च इज बीइंग डन ऑन एडोलेसेंट्स टू एक्सप्लोर पर्सनल थीम्स लाइक सेल्फ वर्थ, सब्सटेंस यूज और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, दीज इशूज कुड बी वेरी सेंसिटिव फॉर सेंसिटिव, मतलब ये अभी बच्चे ही हैं, वो बड़े हो रहे हैं, अगर आप उन पर कुछ भी बोल के उनको कुछ भी बातें बता दें और कुछ भी उनको इन्फ्लुएंस कर दें, तो ये आपकी रिसर्च के लिए तो ठीक है, पर उन पर तो मेंटल स्ट्रेस छोड़ सकता है, मतलब किसी चीज़ का
वो प्रेजुडिस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे को ऐसा ध्यान रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्रिसीजन, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे और प्रिसीजन को हम कॉम्प्रोमाइज भी ना करें। Flexibility is one of the most important criteria for a good research design. Though the planning and structure are very much needed to shape the run and the research, but excessively rigid structure leave a little scope for in-depth investigation in many cases. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, पर अगर ऐसा कई बार देखा गया कि प्रिसीजन मतलब जो मेन चीज़ है ना वो छूट जाती है, तो हमें इन दोनों चीज़ों को साथ में बैलेंस आउट करना। फॉर एग्जाम्पल एन इन्वेस्टिगेटर में इनिशियली प्लान टू कलेक्ट डेटा थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन सर्वेज, बट लेटर ऑन ही और शी में फाइंड दैट अनस्ट्रक्चर्ड ओपन एंडेड सर्वेज और इंटरव्यूज प्रोवाइड मोर डीपर एंड मीनिंग। मतलब वो एक चीज़ पर वो कर ले और वो प्रिसीजन से उसको आइडिया ही ना दे पाए, तो वो किसी काम का है ही नहीं, ठीक है ना। प्रैक्टिकली एंड फीसिबिलिटी, फाइनली इंपॉर्टेंस ऑफ फीसिबिलिटी कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय डिस्कसिंग अ रिसर्च डिजाइन। फीसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट बताया इन्होंने। रिगार्डलेस ऑफ हाउ सिंपल सिस्टमेटिकली साउंड और अकेडमिकली ब्रिलियंट अ डिजाइन माइट अपीयर ऑन पेपर, मतलब कितना भी ब्रिलियंट वो पेपर पे अच्छा लगे, इट ऑल्सो कैन बी मतलब वो प्रैक्टिकली भी यूज में आना चाहिए। ये नहीं कि आपका पेपर पे वो बहुत अच्छा दिख रहा है, प्रैक्टिकल अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, पर रियल लाइफ में वो इतना ब्रिलियंट नहीं प्रूव हो रहा। तो यही बता रहे हैं प्रैक्टिकलिटी और फीसिबिलिटी दोनों मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम आते हैं एथिक्स। यही वैसे मैं आपको सही बताऊं, यहाँ तक चैप्टर इंपॉर्टेंट था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक बार गो थ्रू करा देता हूँ कि पेपर से आ जाए। एथिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद का जो ये पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एथिक्स आर नॉट जस्ट, एथिक्स पता ही आपको, जो अपने एक एथिक्स होते हैं, रूल्स एंड वो होते हैं, एथिक्स बोलते हैं उनको। एथिक्स आर नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल ऑफिशियल गाइडलाइन और सेट ऑफ रूल्स मेड टू पास on by committees. They are more spine of scientific and psychological investigation. मतलब ये कमिटीज बनाई गई है ताकि बैलेंस आउट हो सके, किसी को एक्सप्लॉइट ना हो सके। साइकोलॉजिकल रिसर्च इन्वॉल्व स्टडिंग अ रियल ह्यूमन बींग्स विद इमोशन, डिग्निटी एंड राइट, नॉट लाइफलेस एलिमेंट्स और इंटीमेट। ऐसा नहीं आप किसी को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, ये एक रियल ह्यूमंस पे होता है, तो उनकी डिग्निटी वगैरह सबको मेंटेन करना होता है। अ साइकोलॉजिस्ट इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इन लैब कैन नॉट कंपेयर्ड विद अ साइंटिस्ट हैंडलिंग केमिकल इन एनी सेंस। केमिकल तो कितने बार वेस्ट हो जाते हैं हमारे से, कितनी चीज़ें उसमें खराब होती है, तब जाके एक एक्सपेरिमेंट ठीक से होता है, पर ये ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं है। सब कुछ डिग्निटी वगैरह मेंटेन करके हमारे को करना है। promising researcher, your role is not limited to any collect data but treat every subject with compassion एंड रिस्पेक्ट एंड केयर। इसमें अपना बायसनेस बिल्कुल हटाना है, किसी बंदे के प्रति आपको वो नहीं रखना कि सब कुछ नॉर्मल है हमारे लिए, सबका रिस्पेक्ट करते करते आपको ये करना है। यही आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत यही लिखा है पूरे उसमें, ईजी बना लेंगे आप पेपर में। ये अब आपके नॉर्मल से है, ये मैं मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से बताऊंगा। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिसर्च बिगिंस नॉट ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन बट मच अर्लियर एट द स्टेज ऑफ आइडेंटिफाई। अब इन्होंने बताया स्टार्टिंग से एथिसिटी हमारी मेंटेन होनी चाहिए एट अ वेरी स्टेज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। इवन द चॉइस of what to investigate must be guided by ethical reflection before finalizing a research question. Researcher must critically evaluate its necessity, potential, contribute। मतलब ये स्टार्टिंग से काम होना चाहिए एथिकल एथिसिटी पे, ये नहीं कि आप बाद में काम कर रहे हैं, शुरू से उनको चूज करना है पीपल को, उन पर स्टडी करना, वो सारा एथिसिटी में आता है। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस विद इंटीग्रिटी लेसन फ्रॉम पास्ट, मतलब आपको पहले एक्सपीरियंस पे, नॉलेज पे और लेसन्स लेना पास से, जो पिछली बार हमारे से गलत हो गया था रिसर्चर से, वही बताया गया। एट इट्स कोर is a tentative and testable answer to research question, but while it may seem a straightforward scientific prediction, its formulation is not only a logical or methodological step, it is also an ethical act। मतलब सारी चीज़ों में जो आपको पॉइंट्स पढ़ाए उसी में एथिकल जोड़ दिया है कि सारी चीज़ें सैम्पलिंग एंड सेंसिटिव अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसी में भी हमारा एथिसिटी आ चुका है कि इसमें एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए पार्टिसिपेंट और सिलेक्शन की और असाइनमेंट की, इसमें हमारे को ये बताया गया, ठीक है। और ये मेजरिंग विद केयर, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल रहा है आपको, टूल सिलेक्शन सही से होना चाहिए, मेजरिंग विद केयर होना चाहिए, हर स्टेप पे एथिकल सिक्योरिटी रहनी चाहिए। वहीं जो हमने शुरू में पॉइंट पढ़े हैं उन्हीं के साथ जोड़ दिया है। ट्रूथ ओवर ट्रम्प, ये थोड़ा अलग ही पढ़ा देता हूँ। द फाइनल एंड परहैप्स मोस्ट पब्लिकली इम्पैक्टफुल स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इज दैट रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। ये हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट को आप कैसे सामने लाते हैं, उसको डेटा को एनालाइज करके डिस्क्रिप्शन पे लाके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एट दिस स्टेज द रिसर्चर ट्रांजिशन फ्रॉम डेटा कलेक्टर टू नॉलेज कम्युनिकेटर बियरिंग द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट द फाइंडिंग्स आर शेयर्ड विद ऑनेस्टी
ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी। बहुत ईजी है, समझ आ गया होगा आपको। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा, गाइडलाइंस फॉर एथिकल इंक्वायरी। तो आपके लिए कुछ इंक्वायरी के लिए भी ना गाइडलाइंस होगी। ये बताया गया है, बेनिफिशियंस एंड नॉन maleficence. It is related to psychologist's duty of contribute positively to mankind while ensuring no physical and emotional harm. वही बात बताई गई है। Upon the participants involved, psychologists must take active efforts to guard the rights and mental health of animal. Collaborated with professionally including research participants, clients, even the animals used in study. ठीक है। फिडिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इन्होंने वहीं सारी चीज़ें रिपीट करी गई है। फिडिबिलिटी एंड इट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल कमिटमेंट, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट शुड बी गाइडिंग फोर्स ऑफ साइकोलॉजी इन फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बोथ पीपल एंड सर्व टू लार्जर। मतलब दोनों के लिए ये ट्रुथफुल होने चाहिए जिस पे काम कर रहे हैं और जो लार्जर पॉपुलेशन को ये एड्रेस करेंगे अपनी स्टडीज़ के। इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए उनको। दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन इक्वालिटी एंड फेयरनेस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये आप बस पॉइंट पढ़ लीजिएगा, ये आप बना लेंगे आराम से, सब इतने समझदार हो आप सब। रिस्पेक्ट ऑफ पीपल राइट, डिग्निटी, इट इज रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ एक्नॉलेजिंग, एक्सेप्टिंग, रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स, एवरीवन, प्राइवेसी, एटोनॉमी एंड राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब सब कुछ पर्सनल रहना चाहिए जिस पे आपको रिसर्च की है, और पॉपुलेशन को भी सही से एड्रेस करनी चाहिए। चलिए, आपका ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आपको नेक्स्ट अब इसके बाद अपना 5th चैप्टर है, 5th 6 7 8। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपके फटाफट खत्म करा सकता हूँ क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर हैं, पर अगर मेरे को वीडियोस पे अच्छे लाइक्स मिले और आपने अच्छे से कमेंट करा तभी मैं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी उससे कॉन्फिडेंस मिलता है, तभी मैं आपके लिए काम कर पाऊंगा। लास्ट मोमेंट में आपकी वीडियोस बना रहा हूँ। थैंक यू।